नमस्कार और एक बार फिर से चौपाल में आगाज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उसके, और जो चर्चा चल रही थी उसी में बस आगे जोड़ते हैं। नेहा अभी से कुछ देर पहले चर्चा करी थी केंद्रीय कानून मंत्री से, अब उसी में आगे जोड़ते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं, पहले मैं उनसे तारुफ करा देता हूं, आपका परिचय करा देता हूं। और तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं, हमारे साथ इस चर्चा में आगे आपको मिलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लखनऊ से सैयद असीम वकार साहब AIMIM से जुड़ रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, बढ़िया प्रवक्ता हैं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और यास्मीन फारूकी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जयपुर से हैं और मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। आप सभी लोगों का स्वागत है। एक मेहमान और हमारे साथ हैं, जब जुड़ेंगे तो मैं आपसे उनका भी परिचय कराऊंगा। सवाल ये है कि तारिक फतेह साहब हैं, लेकिन उससे पहले सैयद असीम वकार साहब के पास लखनऊ जाना चाहता हूं मैं, और इस जानना चाहता हूं कि ओवैसी साहब जब कहते हैं कि जब राम मंदिर की नींव पड़ती है या डाली जाती है, तो वो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की नींव डाली जा रही है। वकार साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बात कहना कहां तक जायज है? आप इस बात को कैसे सही ठहरा सकते हैं? हिंदू राष्ट्र की नींव कैसे हो गई? ये सवाल उठता है, ये पूछा जाना चाहिए आपसे। वकार साहब, ये बात कहना कहां तक जायज है? आप इस बात को कैसे सही ठहरा सकते हैं? हिंदू राष्ट्र कैसे हो? असीम भाई, मैं आपके पास आता हूं, मैं ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं आपके पास पहुंचता हूं, लेकिन मैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनके पास ये सवाल रख लेता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं मोहतरमा कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र की कैसे नींव हो गई? वो जो सवाल मैंने वकार साहब से पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आखिर ये कैसे नींव कैसे हो गई? यास्मीन फारूकी साहब जी, यास्मीन फारूकी जी। गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। जिन्होंने कहा है ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए तो ज्यादा बेहतर है। मुझे जो सवाल करें वो मेरे मुतालिक कर लीजिएगा, तो मैं उसका जवाब दे दूंगी। ये जवाब वो ज्यादा बेहतर जवाब तो मैं आपसे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मुतालिक मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। आप उसी के मेंबरान हैं, तो मैं उसी के मुतालिक आपसे सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि वहां पे ऑडियो की प्रॉब्लम थी, ऑडियो ग्लिच था। मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप कहते हैं कि एक बेहतरीन बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। एक बेहतरीन उदाहरण, अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर लिया गया फैसला। आपको इस मुल्क के कानून पर, इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट पर जरा सा भी एतबार नहीं है? जब आप ये बात कहते हैं तो आपका सर जो है शर्म से नहीं झुक जाता है क्या? तो फिर ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल होते हैं? अब आप पूरी बात, या तो मेरी बात सुन ले, मेरे पास जवाब हैगा इसका। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप हवाला देते हैं तो एक बार पहले भी हर्बियस कॉर्पस लगी थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये कहा था कि ये फैसला पहले हुआ था वो गलत था। पहली बात तसल्ली से सुन लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी चीजें मानी हैं कि मस्जिद वहां थी, मस्जिद तोड़ी गई, वहां पे कभी भी मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और उसी के सारी चीजों के आईने में फिर हमें ये लगता है, और एक ये इस्लाम का उसूल है कि मस्जिद जहां बनी थी वहीं रहेगी कयामत तक। उस फैसले को, या तो उस फैसले को देखा नहीं। मोहतरमा, मुझे कहने का थोड़ा सा तो हक है। या तो आपने उस फैसले को देखा नहीं, या दिन में आपको मैं मैंने देखा नहीं पढ़ा है कहना चाहता हूं, लेकिन आप दिल में भी आपको रात की गफलत हो रही है। आप मुझे माफ करिएगा, ये मुझे माफ करिएगा। वो फैसले में 4 पॉइंट हैं और वो बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लियर है मोहतरमा, वो बहुत क्लियर है। फिर चिल्लाने से थोड़ी काम चल जाएगा सर जी, आराम से बात कर रही हूँ, आराम से आपको जवाब दे रही हूँ। मेरी बात का आप जवाब दे दीजिए। क्या एक मैं तो बहुत शाइस्तगी से आपसे सुनना चाहता हूं। मेरी बात मैं आता हूं आपके पास।
मैं शाइस्तगी से ही जवाब दे आप रही गलत हूँ बोल रही थी, आपको उसको सही करना, कि दुरुस्त वहाँ करना मेरा फर्ज है। क्या? एज ए एंकर मुझे दुरुस्त करने का हक है। जहां आप गलत बोलेंगे वहां मुझे दुरुस्त करने का हक है। अब आप या तो उस बात को आगे बढ़ाएं, या तो मैं दूसरे तारिक फतेह साहब, मुझे पता है। नहीं, मेरे पास नहीं, आप मेरी मेहमान हैं, आप मेरी मेहमान हैं। एक मिनट मेरी और बात मैं सुन आपकी लीजिए पूरी। आपने फैसले, आप बोल लीजिए। मैंने आपको जो 4 बातें कही, क्या कोर्ट ने नहीं कही वो बातें कि वहां पे मूर्तियां रखी गई, मस्जिद तोड़ी गई, वहां पे मंदिर तोड़ के कभी मस्जिद नहीं बनाया गया, ये सारी बातें क्या कोर्ट ने नहीं कही? मुझे हैरत है कि फिर शायद मैं या तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूं किसी चीजों से, या फिर आपने शायद गौर से नहीं पढ़ा। नहीं तो मैं नहीं हो सकता आपको मेरे ऊपर शक हो, कोई बात नहीं, मैं इस बात को भी ले लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो सालों से रिपोर्टिंग करी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तारिक फतेह साहब, नहीं कोई बात नहीं। अरे मोहतरमा, मैं तो किसी बात का आपकी किसी बात को उस पर नागवार गुजरने वाली बात ही नहीं है। लेकिन तारिक फतेह साहब मौजूद हैं और मैं वहां तक जाना चाहता हूं। तारिक फतेह साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जवाब भी देना चाहते हैं, आप हाथ उठा रहे हैं। तारिक फतेह साहब जी। नहीं, देखिए, मैंने भी डिसीजन पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का, क्लियर कट जो एविडेंस था आर्कियोलॉजिस्ट का, अल्लाह का शुक्र है कि वो मुसलमान था। के मोहम्मद ने तो खुद कहा कि इसके नीचे जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं उसके अंदर देवर पिलर्स, और उस मस्जिद के नीचे एक टेंपल था। तो अब मैं ये मुझे ये लगता था कि ये बहस खत्म हो गई है, कि ये जिन लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, हम मान लेंगे। अच्छा, मैं मान लेता हूं तारिक फतेह साहब, इस बहस को खत्म ही कर देता हूं, मान ही लेता हूं, ये तो हो गया, जो होना था वो हो गया, मंदिर तो बनना था, जो फैसले के बाद वो बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये मुझे बताइए, डर किस बात का इस मुल्क में कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है? ये हिंदू राष्ट्र कहां से आ गई, किसकी जहन की कल्पना है ये? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या एक मंदिर बनने से क्या हिंदू राष्ट्र हो गया? तो ये मैं जानना चाहता हूं किनको है। मैं तो उस पे फैसले पे जाता ही नहीं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं किनके जहन में ये आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र, वैसे साहब कहते हैं हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ गई। मैं ये जानना चाहता हूं। ये हिंदू राष्ट्र बन भी गया और है भी, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? ये हिंदू राष्ट्र था तभी तो मुसलमान यहां आए। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता और कहीं और होता, चाइना होता या क्यूबा होता और या बोलिविया होता, कहीं और, तो मार मार के ठीक कर देते लोग। ये तो हिंदू राष्ट्र था कि दुनिया की पहली मस्जिद चेरामान में बनी, कि जो इमाम हुसैन की औलादें पनाह लेना चाहती थीं वो राजा दाहिर के पास सिंध में आके बसी। ये हिंदू राष्ट्र ही था कि ज़ोरास्ट्रीन आके बंबई में उतरे, जब अरबों ने उनकी ऐसी तैसी की और उनको वो जगह दी गई जहां हिंदू, उन्होंने कहा कि हमारे पूजा करने की जगह के पास कोई और ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये समुद्र के पास जगह ले लें। जब यहाँ टेंपल यहूदियों का जो यानी पहली दफा जब जेरूसलम का टेंपल गिराया गया, तो यहूदी दुनिया भर में जब भागे, तो एक ही दुनिया में जगह थी जहां उनके साथ ज्यादती नहीं हुई, वो हिंदू राष्ट्र था। अब मुझे ये नहीं समझ में आती कि जब हम सबके सब अपने नामों से, मुसलमान, हिंदुस्तान, भारत, ये इंडिया, बांग्लादेश, ये सब एक ही है। भारत का नाम ही उन हिमालय की पहाड़ियों में जो हिस्सा है अपनी गोद में है, उसको हम कहते हैं। तो जब हमको यहाँ 1000 साल हिंदुओं पे हुकूमत करने का मौका मिला, या हमने की, या लुटेरे आए और लूट के चले गए, उन सब में हमें बाबर पसंद आया। यानी सबसे वहशी, सबसे लुटेरा आदमी, सबसे जिसने मुसलमानों को, जो पश्तून इलाके के मुसलमानों, वहां बेड़ा गर्क कर दिया। उसने इतना हिंदुओं को नहीं मारा जितना उसने सूबा सरहद और पंजाब के मुसलमानों के साथ कत्ल गारत की। और जो उसकी हरकतें, ना वो पैदा हुआ इंसान में और ना मरा, नफरत की हिंदुस्तान से, और उसके नाम पे बाबरी मस्जिद पढ़ के पूरा हिंदुस्तान आपको देखिए वो मरे जा रहा है। अरे तुम चेरामान की मस्जिद में क्यों नहीं गए ये लोग? क्यों? प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम वाहिद हैं हिंदुस्तान के सदर जो गए
एक अपने शशि थरूर भी गए हैं वहां, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक सुल्तान, एक बादशाह, एक कोई राजा कभी गया? या आज बता दें ये AIPML के जो लोग हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, या जो ये वहां क्यों नहीं जाते जो दुनिया की पहली मस्जिद है? क्यों वहां उन्हें कुव्वत इस्लाम नहीं मिलता, उन्हें कुतुब मीनार नहीं मिलता कि फखर से वहां गाइड जो हैं वो बताते हैं कि अरे साहब 26 जैन टेम्पल्स को तोड़ के हमने बनाया ये। बताइए, तो जब एटीट्यूड ये हो। जनाब मैं आता हूं आपके पास। असीम साहब से मैंने सवाल पूछा था, मैं असीम बकार साहब के बाद लखनऊ जो से जुड़ रहे हैं। मेरी एक बात, सिर्फ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो मेरी एक बात सुन लीजिए। आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल फिर नहीं बोलूंगा। आप बिल्कुल कहिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बात सुनने के लिए बैठा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगा मैं। असीम बकार के बाद आपके बात चला जाऊंगा। बात कहना चाहती तो हूँ, ये होता है, पहले आप कह लीजिए। तो तारिक में, हाँ, पहली बात तो ये कि तारिक फतेह साहब हैं कौन, मैं इन्हें नहीं जानती, ये मेरे मुल्क के नहीं है, मैं इनके सामने क्यों अपना दर्द या अपनी तकलीफ, आप दुनिया में, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये वही लोग हैं जो बाबर की औलाद हैं, जो फूट डलवाने के लिए हिंदुस्तान आए थे, और ये उसी कुत्ते पाकिस्तान की औलाद है, उसी कुत्ते पाकिस्तान की औलाद है जो फूट डलवा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, और ये भी उसी की औलाद है। और मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ये है कौन, मैं इनके सामने बात करना भी पसंद नहीं करती। है कौन ये? मैं इनके सामने ये इनको बुलाता कौन है? ये मेरे मुल्क के नहीं है, ये मेरी कौम के नहीं है। मैं अपनी तकलीफ अपने लोगों से बात करती हूँ, मैं गैर लोगों के सामने बात करना भी पसंद नहीं करती। चुप कर जाए ना फिर ये मैं बताऊं, ये वो लोग हैं जो फूट डलवाने आते हैं। चुप कर जाए, कुत्ता उत्ता आपने कह दिया, खत्म करें। आराम से, गुस्सा थूकिए, गुस्सा थूकिए। यास्मीन जी, यास्मीन जी, ये कहने वाले बीच में बैठ के हमारे, अरे यास्मीन भाभी जी, अरे यास्मीन भाभी जी, यास्मीन जी, अरे यास्मीन जी, नहीं यास्मीन जी, यास्मीन जी, यास्मीन जी, यास्मीन जी, यास्मीन जी, इनका मोहनजोदारो से कोई ताल्लुक नहीं, ये गैर है, ये बदकौम है, ये उस पाकिस्तान के हैं, वहां पैदा हुए। क्यों भाग के गए थे, ये मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, ये क्यों पाकिस्तान भाग के गए थे? बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, यास्मीन फारूकी, बराए मेहरबानी, यास्मीन फारूकी, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, गुस्सा थूकिए और बहुत तसल्ली के साथ एक गिलास पानी पीजिए। मैं आपके पास आता हूं और लखनऊ की सरजमी चलता हूं, जयपुर से लखनऊ के पास, वहां पे मैं सवाल पहला पूछा था, मैं वहीं आता हूं आराम से तसल्ली के साथ। जो शख्स दुनिया में आपको जानते हैं, वही शख्स तारिक फतेह साहब को दुनिया में लोग जानते हैं। उनका वही इकबाल है, इनका भी वही वकार है जो सारे जितना आपका है। और बुलाने वाले मैं हूं, बुलाने वाले जिस तरह से आपको बुलाया वैसे इनको भी बुलाया, तो उस पर सवाल मत उठाइए, उस पर सवाल उठाने का आपको कोई अख्तियार नहीं है। मैं जो पाकिस्तान भागे थे, इनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान भागे थे हमारे हिंदुस्तान चलिए आप कह लीजिए, अब आपके मन में भड़ास है तो कह लीजिए। नहीं ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। बहुत सभ्य और बहुत पढ़ी लिखी है। शक्ल से अरब लग रही हैं आप, अरब हैं क्या? फारूकी नाम आपने रखा हुआ, किसने दिया आपको ये नाम? मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी मैं सिर्फ ये जानती हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, यहीं पैदा हुई थी, यहीं मरूंगी। मेरा बाप भी यहीं मरा था, मेरा दादा भी यहीं मरा था, तुम्हारी तरह भाग के नहीं गया था पाकिस्तान। भाई नाम क्यों है आपका फारूकी? फारूकी कौन है? उमर फारूक। आप कौन? मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करती, आप मेरे हिंदुस्तान के नहीं है, आप मेरे हिंदुस्तान के नहीं है, आप भगोड़े लोग हैं। भगोड़े हिंदुस्तान होगा छोटा, हमारा है बड़ा। आपके हिंदुस्तान में मोहनजोदारो नहीं है। मैं यहीं पैदा हुई थी, मैं यहीं मरूंगी। आप भगोड़े हैं, आप जहालत में डूबी हुई हैं। जाके नहीं पढ़ लिया करें। आप हैं, आप जाहिल हैं, दूसरों के काम में फटे पड़ाने आते हैं, आप फसादी हैं, आप फसादी हैं। जी तारिक फतेह साहब, यास्मीन जी, मैंने देखिए आपसे दरखास्त की, यास्मीन जी मैंने आपसे दरखास्त की, यास्मीन जी मैंने दरखास्त की आपसे, आप हमारी पैनल की
हमारी पैनल की आप बहुत 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 खूबसूरत एक नगीना की तरह आप बैठी हैं, आप दिख रही हैं एक नगीने की तरह। वैसे ही जैसे पाकिस्तान के और से ताल्लुक रखने वाले तारिक फतेह साहब एक बहुत बहुत नायाब हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं अब लखनऊ जाना चाहता हूं। लखनऊ में असीम वकार साहब बहुत देर से इंतजार करें, मैं माफी के साथ आना चाहता हूं। असीम वकार साहब, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, मैं नहीं चाहता कि मंदिर पे बहस हो, मैं ये जानना चाहता हूं आखिर डर किस बात का है? आपको क्यों डर लगता है कि हिंदू राष्ट्र हुआ जा रहा है ये मुल्क? कहां से डर? आपको इस आईन पे, इसके हिंदुस्तान के इस मुल्क के संविधान पे आपको भरोसा नहीं क्या? इसके सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं क्या? असीम वकार साहब। देखिए प्रतीक साहब, जब बहस आपने हिंदुस्तान से रखी है तो अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ों को बिठाने की जरूरत नहीं थी। हमारे मुल्क की बहस में अगर हमारे आप मुल्क कह के सकते हैं, सारे लोग होते, आपको पूरा हक है, मैं आपको बीच में रोकूंगा नहीं, आपको कहने का हक है, आप बोलिए, लेकिन आप लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, बस इतना मैं कह रहा हूं, बराए मेहरबानी आप बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपने बहस राष्ट्रीय मुद्दे पर रखी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर तो रखी नहीं, बहस आपने रखी है राष्ट्रीय मुद्दे पर। तो देश की पहचान क्या अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे उसकी पहचान नहीं होती है क्या? सर सुनिए सर, आप बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, तो मैं समझता हूँ बहस ज्यादा बेहतर है। आप तारीफ मुझसे गलती हो गई, नहीं है, ना ही सुनिए सर आप तारीफ फतेह के मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप? सुनिए सर, ना आप तारिक फतेह के बॉडीगार्ड हैं, जहां आप न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर हैं, तो आप तारिक फतेह के बॉडीगार्ड मत कीजिए, ठीक है ना? हाँ, तारिक फतेह साहब के जो दादा थे, तारिक फतेह साहब के जो दादा थे, वो हिंदू धर्म से गद्दारी करके मुसलमान हो गए। इनके बाप वालिद साहब हिंदुस्तान से गद्दारी करके पाकिस्तानी हो गए। ये खुद पाकिस्तान से गद्दारी करके कैनेडियन हो गए। और आज ये आगे बोलिए अपनी हस्बे मामूल जो इनकी फितरत है, जो इनका डीएनए है, उसके हिसाब से ये वापस इस्लाम से गद्दारी करके वापस हिंदू होने जा रहे हैं। तो सर, जो आदमी नस्ली गद्दार है, जो आदमी खानदानी गद्दार है, जिसके डीएनए में गद्दारी है, उससे आप हमारी बहस करा रहे हैं। अरे किसी वफादार को दिखाया भाई, आपसे सवाल पूछा, आपने किसी वफादार को दिखाया, जवाब नहीं दे पा रहे आप, आपको नंगा कर दिया सबके सामने, आप अपना नाम रखते हैं। आपका एक वीडियो है मेरे पास, आपकी बात जब बोल रही थी मैं नहीं बोल रहा था, लखनऊ में बैठे हुए मैंने कहा ना, आप सुनिए मेरी बात, जब आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। यही किया है ना आपने, लखनऊ में नाच गाना कराया, बात तो आने दीजिए। अरे भैया, अंग्रेज के खिदमत की है तुमने, औरतें नचवाई हैं ऊपर लखनऊ में, क्या बात कर रहे हो तुम? जाओ, तुम्हारी अम्मा को नचवाया था हमने, तुम्हारी अम्मा को नचवाया था, तुम्हारी अम्मा को असीम वकार साहब, असीम वकार, आराम से असीम वकार साहब, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बदतमीजी मत करना मुझसे, बोलिए। मुझसे बदतमीजी मत करना। आप अपनी माँ की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकता हूँ। अरे भैया, आप सिवाय उस बदतमीजी के कुछ नहीं कह सकते, गाली गलौज कर सकता हूँ, आप सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं, भाषा बोल सकता आप दंगा करा सकते हैं, लूट मार आप गाय काट सकते हैं, आपके अलावा और कोई काम नहीं आपको। मेरी बात सुन पहले, असीम आप वकार साहब एक सवाल सीधा सा पूछा था मैंने, इस मुल्क से मुताल्लिक एक सवाल पूछा था आपसे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? अरे तो मैंने मना किया ना उनको, मैंने मना किया ना, रोका ना उनको, मैंने उनको रोका। आप ये तय नहीं करेंगे कौन विदेशी है कौन देशी है, आप ये नहीं तय करेंगे। अंग्रेजों के सामने असीम वकार, शर्म आपको नहीं आती है, शर्म आपको नहीं आती है। मैं इसी देर से आपको समझा रहा हूँ, आपके बात ही नहीं समझ में आ रही है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो सवाल मुझे मेरे तरफ डायरेक्टेड था, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप वहां क्यों उलझ गए? आप सवाल का जवाब दीजिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित एक सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं, आप उठ के वहां चले गए। आपकी अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी दुखती हुई नब्ज है क्या जो बैठे हुए हैं तारीख, आपकी दुखती हुई नब्ज है क्या, तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब देना, आप सवाल का जवाब दें, खत्म हो गई बात। साहब आपकी नौकरी पे बन जाएगी,
तो फिर आप बोलिए ना। मैं तारिक साहब की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? तारिक साहब की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? मेरी तरफ मुखातिब होइए ना, सवाल का जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं आपको इस बात का, किस बात का डर है? आपके लिए ये आप तय नहीं करेंगे, ये मैं तय करूंगा कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। दिस इज माई डिबेट, ये डिबेट मेरी है और मैं करूंगा। आपको जाना होगा जाएंगे, लेकिन ये मेरी डिबेट है, ये मेरी डिबेट है। और जो तय होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली बोला जाएगा। संवैधानिक भाषाओं का, मर्यादाओं का पालन होगा, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन होगा। असीम बकार, मैंने आपको बहुत अदब के साथ आपको समझाया, बताया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं भी प्रेम से बात कर रहा हूं ना आपसे। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप तय नहीं करेंगे कि आप मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको आखिर सामने नहीं बोलेंगे। आपका वकार बहुत बड़ा है, तो आप मेरे सामने बोल लीजिए। मैं छोटा सा इंसान हूं, आप मेरे सामने बोल दीजिए ना। आप क्यों उनकी तरफ मुखातिब हैं? आप उधर मत मुखातिब होइए। आप मुझे बताइए कि आपको इस मुल्क में क्या डर है? आपको कैसे लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। जी बोलिए। औरंगजेब का इंतजार है। ऐसे दे दूंगा जिसमें हिंदूवादी नेता इस बात का जिक्र करते दिखते हैं। कभी आपने उनसे सवाल पूछा कि ऐसी बातें क्यों करते हैं? कई हिंदूवादी नेता ऐसे हैं, विश्व हिंदू परिषद से लेकर हिंदू महासभा से लेकर तमाम लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने एक आदमी से पूछा कि ऐसी बात क्यों करते हो, किसके इशारे पर करते हो, क्यों कहते हो कि? मैंने सवाल पूछा, उस सवाल का ध्यान से सुनिएगा। राम मंदिर की नींव पढ़ना हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया, ये सवाल था। मैंने बीएचपी के किसी नेता के बयान पे बात नहीं करी। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है। अगर सवाल नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दोहरा देता हूं। राम मंदिर की नींव पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हाँ, तो फिर सवाल का जवाब देना। तो कैसे हो गया हिंदू राष्ट्र? एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, अगर हिम्मत हो तो जवाब दे दीजिएगा, वरना आप नजरअंदाज कर दीजिएगा जवाब। बोलिए, एक छोटा सवाल पूछूं। मुझे ना तो आप चैलेंज करिए, ना तो वकार साहब चैलेंज करिए। आपके सवाल का तो जवाब देने के लिए मैंने पैनल में लोगों को बैठा रखा है। जी बोलिए, सवाल बोलिए। एक वीडियो है इन हजरत का, मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं और पंजाब को देश से अलग करने की बात कर रहे हैं। वो वीडियो दे दूंगा आप। कभी आपने इनसे पूछा? ये जवाब है सवाल वीडियो ना हो तो बोलिए जरा। फतेह का वीडियो जिसमें ये हिंदुस्तान के खिलाफ सवाल पूछिए, फिर से सवाल पूछिए। एक वीडियो है तारिक फतेह का, सवाल पूछिए, जिसमें तारिक फतेह हिंदुस्तान के टुकड़े की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं और पंजाब के खिलाफ बात कर रहे हैं, पंजाब प्रांत के खिलाफ। आपने कभी तारिक फतेह से पूछा कि हिंदुस्तान को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? खालिस्तान पे आ गए, बताइए। अब इनका तारिक फतेह साहब जवाब दे दीजिए इनको। इन्होंने मुझे चैलेंज करके सवाल पूछा है, जवाब दे दीजिए। उसके बाद मैं जाता हूं दूसरे पैनलिस्ट के पास। जी जवाब दे दीजिए। आप ऐसी बात क्यों कहते हैं जिसमें मुल्क में बिखराव हो, जिसमें मुल्क में टूट पैदा हो? और आपसे एक सवाल मेरा भी है तारिक साहब आज, और बहुत सीधा सवाल है, कि आपसे यहाँ के जो पैनलिस्ट हैं, और आई एम श्योर, वेरी मच श्योर कि शुएब जमाई साहब का भी यही रुख होगा कि आपसे सारे मुसलमान पैनलिस्ट नाराज क्यों रहते हैं आपसे, ये भी मैं जानना चाहता हूँ आज। पहला मैं आपको जवाब दे दूं। खामोश करें जरा एक सेकंड। अरे भाई, मैं आपसे सवाल असीम बकार साहब, और पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने की बात कर रहे हैं, तो आप बात देखिए। असीम बकार साहब, जितने साल की आपकी राजनीतिक जीवन नहीं है, उससे ज्यादा मेरा पत्रकारिता का जीवन है, तो लिहाजा चुप होकर बराए मेहरबानी सुनिएगा। सीधा सवाल रखा है, उससे ज्यादा पत्रकारिता है मेरी, तो लिहाजा चुपचाप बैठ के सुनिएगा सवाल का जवाब। तारिक फतेह साहब, नाउ यू विल स्पीक। बिल्कुल, देखिए, खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान बेस्ड है। पाकिस्तान की ISI चलाती है, या कनाडा और बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं वो यहां से चला रही हैं। खालिस्तान बनना जो है, या खालिस्तान की मूवमेंट, इन लोगों को, ये जो यहां बैठे हुए ना हिंदू दुश्मनी, ये उनका अलायंस बनता जा रहा है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये अपनी बात ना करें, बल्कि
खालिस्तानियों की कमर पर चढ़ के ये बात करें कि बड़ा ज्यादती है जी, बड़ी ज्यादती है जी, बड़ी ज्यादती है। बात सारी ये है कि ये जो वीडियो टेप की जो बात कर रहे हैं ना, ये भी आईएसआई से आई है इनको। ये एक दफा बीबीसी वालों ने भी, आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने चला के लाइव शो के अंदर मुझे घेरने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। क्योंकि चोर जो होता है, जहां से भी लाया है, उससे कहें ये 2 घंटे की टेप जरा देना भाई, कहां है, तो वो फिर मुरझा जाता है, पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सोर्स फिर पता चल जाएगा कि इस्लामाबाद और आईएसआई से तुम्हारे हाथ में आई कैसे और ये कौन लोग हैं। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं इनको कि जो मुसलमान हिंदुस्तान का अपने नेशनल एंथम में सिंध को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानता, वो हिंदुस्तान का दुश्मन है। इनमें से हर शख्स ने अडवाणी जी के कराची को, सिंध के मोइंजोदारो को, टैक्शिला को, भंबोर को, तमाम इंडस वैली सिविलाइजेशन जिससे हिंदुस्तान की रूट्स हैं। नंबर 2, राम के 2 बेटे लव और कुश, जिनका शहर लाहौर और कसूर है, उनके बारे में इनका मुंह नहीं खुलता कि हिंदुस्तान कैसा है जिसमें राम के और बेटों के औलादों के शहर उनके हाथ में नहीं है। ये काम करते हैं पाकिस्तान की और बात करते हैं फिर अपने वो जो हज की सब्सिडी है या कौन से राइट्स हैं, फलाने ढिमाके। इनकी मैं पोल खोल देता हूं सबके सामने, और ये मुझ पे हमला नहीं कर सकते या मार नहीं कर सकते। बस यही बात है, इनके सच इनको बर्दाश्त नहीं है। इनके मैं बात खत्म नहीं की। आप नाम सुनिए, आप इनके नाम देखिए कि नाम रखा है बेगम साहिबा ने अपना फारूकी। दादा हिंदू धर्म छोड़ के अरे भैया, मेरे दादा हिंदू नहीं थे, मैं पाकिस्तान क्यों चले गए हिंदुस्तान से? अरे भैया, हम तो है क्या, पंजाब, लाहौर और पंजाब का रहने वाला कहाँ चला जाएगा? क्या बेवकूफी की बात करते हो, इडियट्स, कुछ नहीं पढ़ते। आखिरी किताब कौन सी पढ़ी है? आपके दादा ने हिंदू धर्म से गद्दारी करके मुसलमान क्यों हो गए? मुझे आप बता रहे कि मेरे दादा कौन थे? मेरे दादा तो फ्रेंच एम्बेसडर थे हिंदुस्तान में। क्या बात है, आपको पता? आप नस्ली गद्दार हैं। सड़कों से अंग्रेजों के साथ थे। अरे भैया, फ्रेंच आर्मी में थे कर्नल। असीम बकार बात करते हैं स्टूपिड, बिल्कुल कहां से लेके आते हैं? ये किधर से उठा के सड़क पे ले आते हैं आप इन लोगों को? कोई बात नहीं, ये मेरे बात बताएंगे। असीम बकार साहब, मेरे मुझे लगता है कोई बात नहीं असीम बकार साहब, कभी कभी ये लोग आ गए, मतलब ये फ्रांसीसी भी थे। असीम बकार साहब, कभी कभी कोई बात नहीं असीम बकार, कभी कभी गलती हो जाती है। जहां की किताब से पढ़ा होगा, किसी भी किताब से, अमीनाबाद की किताब से कोई पढ़ लिया होगा, कोई गलत फैक्ट कोई गलत पढ़ लिया होगा, कोई बात नहीं वकार साहब, कभी हो जाता। मैं जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं चाहते मैं उनके पास जाना, नहीं कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। मुझे मालूम है कभी कभी गलती हो जाती है असीम बकार साहब, कभी गलती हो जाती है। उनके दादा फ्रेंच एम्बेसडर है और आप उनके ही दादा को उन्हीं के सामने बता रहे हैं, तो वाह साहब, क्या बात है, वाह। शुएब जमाई साहब, मैं कमाल नहीं करता, मैं तो बात करता हूं, मैं तो बात सिर्फ कहता हूं, कमाल तो आप ही करते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा था शुएब जमाई साहब, मुझसे पसंद लॉ बोर्ड की बात से मैंने शुरू किया था, हालांकि सवाल मैंने कुछ और पूछा था, लेकिन ऑडियो ग्लिच की वजह से मैं जाना पड़ा था मुझसे पसंद लॉ बोर्ड के पास, उनकी मेंबरान बैठी थी, उनके पास जाना पड़ा। लेकिन एक सवाल था जो उसी पे मैं फिर आता हूं। उसमें एक बात कही गई है उस स्टेटमेंट में, बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी, ये बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सोफिया टेम्पल, जो सोफिया मस्जिद है, उसका जिक्र है कि एक बेहतरीन उदाहरण है। आपसे अगर पूछा जाए कि आप उकसाते हैं तो क्या यह गलत नहीं है, और या आप विश्वास नहीं करते इस मुल्क के आईन में तो क्या यह गलत नहीं है? ये क्यों आप इस बात पे जिक्र करते हैं इस तरह से? शुएब जमाई साहब जी, देखिए प्रतीक जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास आए और मुझे मौका दिया बोलने का। मेरी नम्र गुजारिश होगी कि मुझे 3 मिनट, मैं माफी भी चाहता हूँ आपसे, माफी भी चाहता हूँ। मैं बारी बारी से 3 पॉइंट अपनी रखूंगा। बिल्कुल, ग्रांटेड जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस बात की इजाजत दी थी कि वो कोई भी शख्स हिंदुस्तान का शहरी सुप्रीम कोर्ट की जो
फैसले आते हैं उसकी क्रिटिसिज्म कर सकता है या उस पर चर्चा कर सकता है। मुझे लगता है कि कोई नाराजगी अगर जाहिर करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। जहां तक हाया सोफिया की बात है, तो मैं कभी भी इस देश में किसी के भी धर्म स्थल को बदल करके कोई दूसरी स्टेटस कर देना, जैसा कि मस्जिद को बदल के मंदिर कर दिया गया, या कोई लोग कह रहे हैं कि हम बाद में मंदिर को कर करके मस्जिद कर देंगे, मैं कभी भी इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि फिर हम में और फासिस्ट फोर्सेस में क्या फर्क रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इल्जाम लगता है। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि इस तरह की स्टेटमेंट आती इसलिए है क्योंकि प्रोवोकेशन दोनों तरफ से होती है। जब विनय कटियार कहते हैं कि भाई अयोध्या तो अब पूरा हो गया, हम काशी और मथुरा की बात करेंगे, उससे पहले ही जो है बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और 1991 का रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट को चैलेंज करते हैं कि भाई इसको खत्म कर दीजिए ताकि काशी और मथुरा में फिर से मस्जिदें तोड़ने की राह हमवार हो जाए। तो फिर कहीं ना कहीं मुसलमानों को चोट पहुंचा कि क्या अब तो हम इस पर खामोश रहे, अब दूसरी भी मस्जिदें टूटती रहेगी तो हम खामोश रहेंगे। तीसरा पॉइंट ये है, तो ये मुझे लगता है तीसरा पॉइंट ये है कि बार बार कुछ लोग आके मुसलमानों को चैलेंज करते हैं उनकी देशभक्ति और उसके ये प्रश्न। मैं कहता हूं कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 1947 में बंटवारे के वक्त जिन मुसलमानों ने जिन हमारे बाप दादाओं ने जो तय किया कि हम यहीं रहेंगे, वो हिंदुस्तान की इस आइन को जो किताब में पकड़ा हूं, ये आइन है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर पूरा यकीन रखता है और इसी के हिसाब से चलता है। जो पट्टा मैंने तिरंगा जो पहना है अपने गले में, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, उस पर यकीन रखता और 1947 के बाद के जो मुसलमान है हिंदुस्तान को, उसको कभी भी आप मुगलों के जमाने या बाबर के जमाने से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, 1857 के बाद से लगातार मुसलमानों ने बड़ी बड़ी तहरीक चला करके अंग्रेजों से लोहा लिया, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो, चाहे हजरत मोहानी हो, सैकड़ों आपको ऐसे तादाद मिले। तो कभी भी मुसलमानों को चैलेंज या उसकी देशभक्ति पर सवाल तो कोई उठा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा यकीन ही संविधान पर है। चौथी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूं कि बहुत सारे लोग अपनी बात करते हैं, मैं कभी भी किसी पर पर्सनल टिप्पणी करने पर यकीन नहीं रखता, लेकिन आप जानते हैं कि मैं बाय प्रोफेशन पेशे से एक कैंसर का सीनियर रिसर्चर हूं, शोध करता हूं। मैं अगर इसको फिलॉसफी अगर राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ लोग, जैसे आपके पैनल में बैठे हुए कोई कनाडाई शख्स है जो बाहरी शख्स है, मैं समझता हूं ऐसे लोग जो है वो इस समाज के लिए भी कैंसर है, जिसको मुझे बोलने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और इसका भी इलाज करना बहुत जरूरी है। मैं शुएब जमाई साहब, मैंने पूरे 3, 3.5, पौने 4 मिनट आपको दिए। मैंने सुना, बहुत तसल्ली के साथ सुना। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बस सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बस बाकी कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने कहना चाहता किसी को बताने की जरूरत नहीं, तिरंगा पहनने की भी जरूरत नहीं, और ना ये बार बार कहने की जरूरत है, ना ये बार बार कहने की जरूरत है कि नहीं साहब मैं हिंदुस्तानी हूं। अरे आप हैं, आपके बाप दादाओं का खून गिरा है और इसी सरजमीन पे गिरा है। क्या आप बार बार बताएंगे जाके? क्या बार बार कोई कार्ड लेके दिखाएंगे कि नहीं मैं यूं हूं, मुझे मानिए और ये मुझे दिखाइए? कोई नहीं मांग सकता किसी से, कोई नहीं। और आप उतने ही बड़े हैं जितने बड़े हम हैं, जितने हिंदुस्तानी आप उतने बड़े हिंदुस्तानी हम, और ना ही यहाँ पे कोई डिवीजन है। लेकिन तारिक फतेह साहब, जो सवाल का जवाब इन्होंने मांगा, जो जवाब दिया इन्होंने, मैं उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। तारिक फतेह साहब जी, क्या सवाल पूछा उन्होंने? ये तो वो लोग हैं जो मैंने कहा जो सिंध को मानते ही नहीं है पाक। जी, इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो आप ये कहते हैं कि आप 1947 के मुसलमान की, तारिक फतेह साहब, 1947 के मुसलमान की आप तुलना बाबर से कैसे जोड़ सकते हैं, मुगलों से कैसे जोड़ सकते हैं आप? मैं कह रहा कि हम स्वतंत्र, एक नया मॉडर्न मुस्लिम खड़ा है, एक ऐसा है जिसके हाथ में कंप्यूटर है, जिसके हाथ में दूसरे में कुरान शरीफ है, तो आप उसको क्यों कैसे अलग करेंगे? आप क्या अलग नहीं कर सकते? वो मॉडर्न सोच का, अप्रोच का आदमी है, मुझे मुस्लिम है जी। नाउ यू आंसर, तारिक फतेह। 47 में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना इंडिया का, शायद गिनती ना आती हो इन लोगों को। 48 में भी नहीं बना। जिन साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाबा साहब ने, उन्होंने इनके बारे में क्या लिखा है वो आपको पता है। अबुल कलाम आजाद ने 1924 में कलकत्ता में कहा कि मुसलमान का दिल धड़कता है सिर्फ मुसलमान से, चाहे वो चीन में हो, तुर्की में हो, कहीं पे भी हो। उन्होंने अफजल और अशरफ मुसलमानों की कैटेगराइजेशन की, और बाबा साहब अंबेडकर की जो कोटेशन है
जो उन्होंने बात की, जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर हैं, ये जाके इन सब फारूकी और रिजवी और जितने भी जो अपने आप को अरब मनाते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इस पे लास्ट अथॉरिटी अम्बेडकर साहब की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इन्होंने, एक सेकंड सर, आप बीच में नहीं बोलिए। दूसरी चीज, ये पाकिस्तान में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हर ग्रेजुएट 1952 तक इंडिया की सब्सिडी पे पढ़ते थे और उनकी नौकरियां, कराची जो पाकिस्तान का कैपिटल बनाया था इन्होंने, ये दिल्ली और यूपी और बिहार वालों ने, वहां उनकी नौकरियां पक्की होती थी। और ये सिर्फ ट्रेनें उस वक्त रुकी जब लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ, क्योंकि बंगाल में ये हशर हो गया कि ढाका शहर के अंदर इन्होंने मुहिम चलाई कि बंगाली जबान जो है वो हिंदुओं की है, बंगाल में उर्दू चलेगी। तब वहां हंगामा हुआ इस पाकिस्तान में कि ये महाजिर बन के जो आ रहे हैं ढाका में और कराची में, सिंध में ही झगड़ा हुआ, सुबह सरहद में हुआ। तारिक साहब मेरी बात, तारिक साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। तारिक साहब, बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, बहुत मुलाहिजे के साथ बात कहना चाहता हूं कि हम माजी में ही रहेंगे क्या, हम पास्ट में ही रहेंगे क्या? हम, आपका एक सवाल मुझे बिल्कुल, मैं आपसे इनसे पूछ लेता हूं, पैनल में पूछ लेता हूं। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। आपने जब अपने कमेंटेटर को इजाजत दी कि वो मेरी माँ के बारे में बात करें इस नेटवर्क पे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई कंडेम असीम बकार साहब को मैं बिल्कुल इस बात के लिए इजाजत नहीं देता कि वो, इन्होंने, ये बिल्कुल गलत बात है और ये गलत बात है। मैंने उनको बोला, इनको मैंने बोला ये गलत है, और जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। देखिए सर, मेरी बात सुने आप। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। आपने ये बाकी तीनों से सवाल किए, राइट। उन्होंने मुझ पे पर्सनल अटैक किया और मुझे कहा कि अब मैं क्यों हूं यहाँ पे, बार-बार कटाक्ष करते हैं मुसलमानों के। आप बताइए कि फतह कहां से आया? फतह भी तो अरबी जुबान है ना, कुरान से फतह निकला है। तारीख भी जो है तारीखो समावाती, कुरान की आयत है तारीखो समावाती। मैं आपको बताता हूं, शुएब मलिक, शुएब जमाई साहब, मैं आपको एक सवाल का बताता हूं। जो तारिक साहब ने पूछा ना, तारिक साहब ने जो बात कही वो ये कही कि आप जो आपका मादरे वतन है, जो मादरे वतन है जहां पे आप रहते हैं, वहां से जुड़ाव आपका कम दिखता है और आप अपने को जोड़ते कहीं और से हो। ये सवाल तारिक फतेह साहब का है और शायद यही मुश्किलात पैदा करता है। लेकिन मैंने आपके सवाल को भी रखा था उनके पास कि जो मॉडर्न मुस्लिम है, जो नौजवान है, वो तो यही सोचता है। वो जब आजाद हुआ, जब यहाँ पे उसने देखा, वो नई तरह से सोच रहा है। यही बात था, नहीं सोच। शुएब जमाई, अम्बेडकर की बात को क्या आ रहा हूं। एक ही तरफ से रेडियो बजता रहेगा क्या? अरे हमारा भी तो जवाब सुन लीजिए। नहीं बोलो। अरे भाई सुनिए ना, सुनिए, ये क्या तरीका नहीं, ये बैड हैबिट, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। यू आर सीनियर सिटीजन सर, प्लीज लिसन टू मी। व्हाई यू डिस्टर्बिंग एवरी टाइम? पीपल आई एम फाइटिंग अलोन। बेशरम आप हैं। You know that there are 4 people fighting against one. I don't have any competition with a person like you. You are disgusting. Just shut up. कहने दो, माफ करो। Just shut up. I say shut up. It's not your time. It's mine. ये ये IBM 7 की जबान एक्सेप्ट हो गई। प्रतीक जी प्लीज आप इनको रोकिए। शुएब जमाई साहब आप बोलिए, मैं रोक रहा हूँ। अरे सुनिए ना, तारिक साहब सुन लीजिए, सवाल बहुत सीधा सा आपका रखा गया। जैसा कि मौलाना आजाद के बारे में इन्होंने कहा, जमाई साहब बोलिए। 1947 में मौलाना आजाद ने जो 1947 में जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जो वो बहुत ही इमोशनल जो बयान दिया था और हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी सरजमीन को छोड़ के पाकिस्तान चले जा रहे हो, वहां पे तुम सुखी से नहीं रहोगे, यही तुम्हारे यही तुम्हारे पे खून गिरा, तुम यही रहो। वो बयान आप भूल जाते हैं। अरे मैं जानता हूँ उन्होंने क्या कहा बादशाह खान के बारे में। आप समझते थे कि पठान जो है बेवकूफ है। आपके हिंदुस्तान के मुसलमानों का डरने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनने से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ये जानता हूँ आपको पता नहीं है गफ्फार खान कौन है। अरे सुनिए, इस चीजों के हवाले छोड़ के आए हैं आप। सेकुलर है, इस आपका काम था पाकिस्तान बनाना, आपने बना लिया। बनने नहीं देंगे। असीम बकार
असीम बकार साहब, आपका सवाल एक लखनऊ वाले का सवाल एक लखनऊ वाले पे उधार रहा। मैं किसी दिन फिर मुलाकात करूंगा आपसे निश्चित तौर से। मैं रोज भैया जी कहीं में मिलता हूं। बकार साहब आपका जरूर ले लूंगा सवाल, लेकिन आज वक्त की पाबंदी, क्योंकि इसके बाद ठीक बात एक बड़ा मेहमान फिर से सामने होंगे, रूबरू होंगे आपके सामने, ये चौपाल आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का।